हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगी, खुश होंगी, अच्छी होंगी और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगी हुई होंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, हमारी वाईटी पर कितनी क्लास चल रही है? 3 क्लास चल रही है। ठीक है, एक तो मंडे टू सैटरडे कौन सी, जो अभी MCQ रिवीजन स्टार्ट हुई है सीरीज रैपिड फायर, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो वो तो सुबह 9:30 बजे, ठीक, 9:30 बजे रहती है मंडे टू सैटरडे। ओके, और जो इवनिंग में चलती है हमारी 2 क्लास। ठीक, एक तो चल रही है क्रैश कोर्स वाली, ठीक है, 3 दिन क्रैश कोर्स वाली, और 3 दिन हमारी जो प्रहार सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसके आज हमारी पहली क्लास है ये वाली। तो वो आज संडे है इसलिए आज ये सुबह में ही कर दी गई है, लेकिन शाम को 6 PM पर आपको 3 दिन मिलेगी ये वाली क्लास, और 3 दिन मिलेगी कौन सी? क्रैश कोर्स वाली जो चल रही है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप सभी के लिए 2 लाइनें कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, और जितनी भी इसकी PDFs है ना सभी क्लासेस की, वो आपको जो हमारा ग्रुप है पेड बैच ग्रुप, वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो जो भी अभी तक टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है तो बिल्कुल भी देर ना करो, जल्द से जल्द जुड़ जाओ। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कैसे पेड बैच से जुड़ना है वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगी। और बाकी आप क्या है, जो थंबनेल पर व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर भी आप बैच से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वहाँ पर आप प्राप्त कर सकती हैं। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? तो किसकी सहायता से? क्या नाभिनाल से, या फिर गर्भनाल से, या रक्त कोशिकाएं से, या फिर रक्त धमनी से? तो जो भ्रूण है किसकी सहायता से माँ से जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है गर्भनाल से। किससे? गर्भनाल से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, गर्भनाल क्या है? यह एक ऐसी ट्यूब है, मतलब जो घर में पल रहे अजन्मे बच्चे को, ठीक, अजन्मे बच्चे को जितने भी पौष्टिक आहार हैं, पोषक तत्व हैं, वे सभी के सभी पहुंचाती है माँ के द्वारा। ठीक है, तो चलिए जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है। तो क्या है अनौपचारिक साधन? देखो, 2 होते हैं, एक तो औपचारिक साधन और एक होता है अनौपचारिक साधन। तो देखो, जो अनौपचारिक साधन है तो वह क्या है? देखो, जिसमें क्या है कि प्रथाएं आती हैं, जनरीतियाँ आती हैं। अनौपचारिक साधन में मतलब प्रथाएं, जनरीतियाँ, लोकाचार और धर्म, परिवार, नैतिकता, यही सब आते हैं। देखो, क्या है यह अनौपचारिक साधन? कि मतलब आकस्मिक रूप से जो लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है, मतलब जो यह नियंत्रण है, अनौपचारिक नियंत्रण, ये खुद लोगों के द्वारा किया जाता है। जितनी भी प्रथाएं, जनरीतियाँ, लोकाचार, धर्म, परिवार, नैतिकता, ये सभी लोगों के द्वारा जो किया जाता है, ठीक, उपयोग। और जो औपचारिक साधन है, देखो औपचारिक साधन क्या है? मतलब किसी राज्य या फिर किसी अन्य औपचारिक संगठन के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है, वह होता है औपचारिक नियंत्रण। ठीक, जैसे कानूनी उपाय हो गए ना, कानूनी उपाय जो नियंत्रण करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो मतलब कानूनी तौर तरीके से और किसी औपचारिक संगठन के द्वारा जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, नियंत्रण, तो वह होता है औपचारिक नियंत्रण। और जो लोगों के द्वारा होता है, ठीक, वह होता है क्या? अनौपचारिक नियंत्रण। ठीक है, अनौपचारिक नियंत्रण मतलब जो कानून के उपयोग के बिना मानव आचरण होता है, जो मानव का नियंत्रण किया जाता है कानून के बिना, वही अनौपचारिक है। ठीक है, और औपचारिक के जो कानून के द्वारा किया जाता है, ठीक से डेफिनेशन ऐसे याद रख लो कि जो अनौपचारिक है वह तो किया जाता है बिना कानून के नियंत्रण, ठीक, और जो औपचारिक है वह किया जाता है कानून के द्वारा। अब इससे जुड़ी जितने भी आंसर हैं आप आराम से दे दोगी। तो देखो, इनमें पूछा गया है क्या, अनौपचारिक साधन क्या है? तो देखो, जो कानून है, कानून तो औपचारिक है, ठीक, शिक्षा भी औपचारिक है, ठीक, और राज्य भी औपचारिक है, परंतु ये धर्म औपचारिक नहीं है। धर्म है अनौपचारिक साधन। क्या? अनौपचारिक साधन, जो लोगों के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, ठीक है, ना कि कानून के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो है कानून है, ठीक, कानून भी यह है
क्या बोलते हैं उसको, कानून के द्वारा, ठीक। और शिक्षा यह भी औपचारिक संगठन के द्वारा ही, और राज्य यह भी औपचारिक संगठन। परंतु जो धर्म है लोगों के द्वारा नियंत्रण किया गया, ठीक, अनौपचारिक, बिना कानून के, ठीक। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुविवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं बहुविवाह? क्या 1 प्रकार या 3 प्रकार या फिर 4 प्रकार या 2 प्रकार? तो कितने प्रकार के होते हैं बहुविवाह? यह होते हैं 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो हो गया बहुपत्नी विवाह, ठीक है, और एक हो गया बहुपति विवाह, ठीक है, बहुपति विवाह, ओके। बहुपति जिसमें 1 से अधिक पति होते हैं, ठीक, और बहुपत्नी जिसमें एक पुरुष के 1 से अधिक पत्नियां होती हैं। अब बहुपत्नी और बहुपति विवाह में भी अलग अलग हैं, ठीक। तो अब क्या करूँगी कि मैं एक सोच रही हूँ, जो हमारी क्रैश कोर्स वाली क्लास चली है उसमें विवाह का पूरा टॉपिक, जिसमें हिंदू विवाह भी आ गए, कितने प्रकार के कौन कौन से विवाह वे भी आ गए, और मुस्लिम विवाह भी आ गए, ठीक। तो विवाह का पूरा क्या है, पूरा टॉपिक आपका वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? बहुपति विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक बहुपत्नी विवाह और एक बहुपति विवाह, ठीक है। चलिए आप बस मेहनत करती रहिए, जितना भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, तो उतना करती रहिए, ठीक। 100% आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की महिला के साथ विवाह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्या अनुलोम विवाह या फिर प्रतिलोम विवाह या बहुविवाह या भ्रातृक विवाह? तो देखो, जो उच्च जाति का पुरुष होता है, अगर वह निम्न जाति की कन्या के साथ विवाह करे तो वह कौन सा विवाह कहा जाता है? वह कहा जाता है अनुलोम विवाह। कौन सा? अनुलोम विवाह। और अगर वही निम्न जाति का पुरुष हो, उच्च जाति की महिला हो, ठीक, निम्न जाति का तो पुरुष हो और उच्च जाति की महिला हो, तो वह कौन सा विवाह कहा जाता है? वह कहा जाता है प्रतिलोम विवाह। कौन सा? प्रतिलोम विवाह। कि निम्न जाति की तो महिला और उच्च जाति का पुरुष तो अनुलोम विवाह, और अगर उच्च जाति की महिला निम्न जाति का पुरुष तो कौन सा विवाह? प्रतिलोम विवाह, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट, तो राइट आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, जातिगत असमानताओं से उत्पन्न समस्याएं कौन सी हैं? तो क्या निम्न जातियों का शोषण या फिर व्यापक निरक्षरता या सामाजिक पृथक्करण में वृद्धि या यह सभी? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखो, जो जातिगत असमानताएं हैं ना, तो उनसे उत्पन्न निम्न अनेक प्रकार की समस्या। देखो, निम्न जातियों का शोषण भी होता है ना, कि उच्च जाति का है और जो निम्न जाति का है, मतलब अब तो इतना नहीं देखा जाता, परंतु बहुत सी ऐसी जगहें देखा जाता है अभी भी कि उच्च जाति के जो लोग होते थे तो वो निम्न जाति के, मतलब अगर ना उनके घर का पानी पीते थे, अगर वे घर ना उनको अपने घर बुलाया जाता था, शादी ब्याह में उनको निमंत्रण भी नहीं दिया जाता था, यही सब। लेकिन अब तो नहीं बचा है इतना, पर अधिकतर क्या है कि कुछ गाँव ऐसे हैं जो क्षेत्र हैं पिछड़े, वहाँ पर अभी भी ये सब देखा जाता है, ठीक है। तो क्या कि दूसरा क्या कि व्यापक निरक्षरता, ठीक है, और सामाजिक पृथक्करण में वृद्धि होती है, ठीक। अगर जातिगत असमानताएं बढ़ेंगी तो समाज भी बटेगा अलग अलग भागों में, ठीक है। तो यह भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा आंसर? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह है सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, कितने वर्ष में शिशु की छाती की परिधि सिर की परिधि के बराबर हो जाती है? तो कितने? क्या 5 वर्ष में या 6 वर्ष में या 2 वर्ष में या फिर 10 वर्ष में? तो कितने वर्ष में हो जाती है? देखो, यह हो जाती है 2 वर्ष में। जो शिशु की जो छाती की परिधि होती है वह सिर की परिधि के बराबर हो जाती है 2 वर्ष में। कब? 2 वर्ष में। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम से क्या से है? तो क्या है? क्या पहले मस्तिष्क का विकास फिर धड़ का विकास होता है, या फिर पहले धड़ का विकास या फिर बाद में मस्तिष्क का विकास होता है, या पहले हाथ पैर का विकास फिर धड़ का विकास होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, पहले हाथ पैर का विकास होता है फिर मस्तिष्क का विकास होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? जो मस्तकाधोमुखी विकास है वह पहले तो क्या होता है, उसमें तो पहले मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद धड़ का विकास होता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
कितने माह में बालक नेत्रों का समन्वय करना सीख जाता है? तो कितने माह में? क्या 1 से 2 माह, या फिर 3 से 4 माह, या 7 से 8 माह, या फिर 8 से 9 माह? तो कितने माह में सीख जाता है नेत्रों का समन्वय करना? कितना? 3 से 4 माह पर। कितना? 3 से 4 माह पर। ठीक है, जो बालक क्या है कि नेत्रों का समन्वय करना सीख जाता है 3 से 4 माह पर। ठीक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, महिला व पुरुषों में क्रोमोसोम के कितने जोड़े एक समान होते हैं? तो कितने होते हैं? क्या 1 जोड़ा, या 23 जोड़े, या 22 जोड़े, या फिर सभी समान होते हैं? तो कितने जोड़े होते हैं समान? देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितने? 22 जोड़े। देखो जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े जो होते हैं वह तो होते हैं समान, परंतु जो 23वां जोड़ा होता है वह स्त्रियों में तो कितना होता है? स्त्रियों में होता है x और XX। ठीक, पुरुषों में होता है y। ठीक, जिससे क्या है कि क्या बोलते हैं उनको, समन्वय होकर स्त्री और पुरुष की रचना होती है। ठीक, XX मिलकर लड़की बनती है और XY मिलकर क्या? लड़का बनता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा? क्या जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, या जॉन फ्लावेल के द्वारा दिया गया, या जेम्स ड्रेवर के द्वारा दिया गया, या पीबी यंग के द्वारा दिया गया? तो जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था वह दिया गया है किनके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। किनके? जीन पियाजे के द्वारा। जो जीन पियाजे समाजशास्त्री थे, ठीक, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किनके द्वारा लिखी गई? क्या राजा राम मोहन राय के द्वारा, या फिर ज्योतिबा फुले के द्वारा, या दयानंद सरस्वती के द्वारा, या फिर स्वामी विवेकानंद के द्वारा? तो जो गुलामगिरी नामक पुस्तक है यह लिखी गई है किनके द्वारा? जो ज्योतिबा फुले। कौन? ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई। देखो इस गुलामगिरी पुस्तक में था क्या? देखो जो अंधविश्वास, पाखंड, छल कपट पर जो जितने भी आधारित ब्राह्मणी ग्रंथों की रचना हुई थी, ठीक, एवं ब्राह्मणी जो विचारधारा की जो विचारधारा थी, ठीक है, तो उनकी गुलामी से जो शूद्रों, जो अति शूद्रों की जो मुक्ति का दस्तावेज या इसका विवरण है वो सभी इस गुलामगिरी पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मंदिर प्रवेश आंदोलन किसके द्वारा चला गया? किसके द्वारा चला गया? क्या ज्योतिबा फुले के द्वारा, या दादा भाई नौरोजी के द्वारा, या भीमराव अंबेडकर के द्वारा, या फिर रामास्वामी नायकर के द्वारा? तो जो मंदिर प्रवेश आंदोलन था, ठीक, वह चलाया गया आपके जो यह भीमराव अंबेडकर थे। ठीक, भीमराव अंबेडकर थे। पहले क्या था कि मंदिरों में जो मतलब जातिगत असमानता बहुत थी, तो इन्होंने जो जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जातिगत असमानता को दूर करने के लिए ही लड़ी है। मतलब मंदिरों में जो निम्न जाति के लोग थे वह प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने ये आंदोलन चलाया था कि मंदिर में प्रवेश आंदोलन। किन्होंने? भीमराव अंबेडकर साहब ने। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा 12 का सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बालिकाओं को उनके विवाह के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी? कितनी? तो क्या 10,100, या फिर 1,01,000 रुपये, या फिर 1 लाख, या फिर 11 लाख? तो देखो जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, तो इसमें जो बेटियां हैं, बालिकाएं हैं, उनके विवाह के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी? देखो कितनी? 1,10,000 रुपये। कितनी? 1,10,000 रुपये। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, देखो जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, ठीक है, तो इसमें क्या है, न ही केवल इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट न केवल बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनको पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का खर्च भी क्या है, गवर्नमेंट ही वहन करती है, सरकार ही वहन करती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी है, कोविड-19 के दौरान चलाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई?
तो कब की गई? क्या 1 अप्रैल 2019 में, या 1 मार्च 2020 में, या 1 मई 2021 में, या 1 जनवरी 2022 में? तो जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, तो इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई 1 अप्रैल 2019 में। कब? 1 अप्रैल 2019 में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2019। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो क्या गर्भावस्था के दौरान उल्टी होना, या गर्भावस्था के दौरान रक्ताल्पता, या फिर गर्भावस्था के दौरान बुखार आना, या उपयुक्त सभी? तो देखो, जो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम है, तो यह गर्भावस्था के दौरान जो उल्टियाँ होती हैं, ठीक, तो उनको बोला जाता है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। क्या? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। गर्भवती स्त्री को आहार में नहीं लेना चाहिए, तो क्या नहीं लेना चाहिए? क्या अंडा, या फिर ताजे फल व सब्जियां, है ना, या फिर दूध दही पनीर, या फिर पकवान? तो देखो, जो गर्भवती महिला है ना, उनको ज़्यादा तली हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो पकवान वगैरह ये सब नहीं लेने चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो, ताजे फल सब्जियां, इनकी तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और दूध पनीर और अंडा, ये सभी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। प्राथमिक संवेगों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो किन के द्वारा? क्या ब्रिजेज के द्वारा, या पियाजे के द्वारा, या हरलॉक के द्वारा, या फिर वाटसन के द्वारा? तो जो प्राथमिक संवेगों का सिद्धांत है, वह दिया गया है जो वाटसन समाजशास्त्री हैं। कौन? वाटसन समाजशास्त्री। तो राइट आंसर क्या होगा? जो प्राथमिक संवेगों का जो सिद्धांत है, वह दिया है वाटसन समाजशास्त्री ने। किन्होंने? वाटसन समाजशास्त्री ने। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 18। किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतम होता है? तो कौन सा? क्या क्रोध, या भय, या ईर्ष्या, या प्रेम व स्नेह है? तो कौन सा होता है? देखो, किशोरावस्था में जो तीव्रतम संवेग होता है, वह होता है प्रेम व स्नेह। ठीक, प्रेम व स्नेह। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। संवेगात्मक प्रभुत्व पर नियंत्रण करने वाला कारक है, तो कौन सा है? क्या प्रशिक्षण एवं निर्देशन करना, या फिर वातावरणीय कारकों पर नियंत्रण, या अनुकरण द्वारा, या फिर यह सभी? तो देखो, जो संवेगात्मक प्रभुत्व पर जो नियंत्रण किया जाता है ना, तो वह प्रशिक्षण का एवं निर्देशन देकर भी किया जाता है ना, और वातावरणीय कारणों जो कारक होते हैं उनके नियंत्रण से भी किया जाता है, और अनुकरण द्वारा भी किया जाता है। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 19 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20। जन्म के समय शिशु की श्वसन गति होती है, तो कितनी होती है? क्या 30 से 35 मिनट, 30 से 35 प्रति मिनट, या 20 से 25 प्रति मिनट, या 40 से 45 प्रति मिनट, या 60 से 65 प्रति मिनट? तो जन्म के समय शिशु की जो श्वसन गति होती है, तो वह होती है कितनी? 40 से 45 प्रति मिनट। कितनी? 40 से 45 प्रति मिनट। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो शिशु जन्म के समय शिशुओं की जो श्वसन गति होती है, वह होती है 40 से 45 प्रति मिनट। कितनी? 40 से 45 प्रति मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। रुबेला या जर्मन मीमल्स के लक्षण हैं। जो रुबेला या फिर जिसको जर्मन मीमल्स बोला जाता है, या फिर खसरा भी बोला जाता है, तो उसके लक्षण क्या है? क्या शरीर पीला पड़ जाना, या शरीर पर रक्त की कमी होना, या शरीर पर चकत्ते पड़ जाना, या उपयुक्त सभी? तो देखो, जो रुबेला है उस पर क्या होता है? शरीर पर जो चकत्ते से पड़ जाते हैं, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो, एक कैसी डिजीज है? यह है एक वायरल डिजीज। ठीक, वायरस से होने वाला संक्रमण है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? क्या जून के पहले सप्ताह में, या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में, या दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, या फिर जनवरी के दूसरे सप्ताह में? तो जो विश्व स्तनपान सप्ताह है वह अभी मनाया गया है। कब? 1 से 7 अगस्त। जो अगस्त का प्रथम सप्ताह होता है, प्रथम पखवाड़ा होता है, उसको बोला जाता है वो। हाँ, उसको कब मनाया जाता है? प्रथम सप्ताह में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह। तो इसकी थीम क्या है? देखो,
एक मिनट, थीम आपको क्या करना है, आपको थीम मैंने अभी प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही थी हमारी 1000 क्वेश्चंस वाली, उसमें एक दिन बताया था, ठीक, 2022 की भी और 2023 की भी। तो आपको क्या करना है, आपको 2022 की थीम क्या थी और 2023 की थीम क्या है विश्व स्तनपान सप्ताह की। तो आपको कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है। आप आज के लिए आपको यह HW का क्वेश्चन है, 2022 की भी थीम और 2023 की भी थीम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नवजात शिशु की लंबाई कब दोगुनी हो जाती है? तो कब हो जाती है, क्या 1 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में या 6 वर्ष में या 8 वर्ष में? तो नवजात शिशु की जो लंबाई दोगुनी हो जाती है वह कब हो जाती है? वह होती है 4 वर्ष में। कब? 4 वर्ष में। लगभग 4 वर्ष में शिशु की जो लंबाई होती है वह दोगुनी हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। न्यूनेट जो नवजात होता है, तो किस आयु का शिशु होता है? जो नवजात शिशु होता है किस आयु का? क्या 0 से सप्ताह या फिर 2 से 8 सप्ताह या 1 वर्ष या 5 से 8 सप्ताह? तो जो न्यूनेट आयु बोली जाती है वह कब मानी जाती है? वह मानी जाती है 0 से 7 सप्ताह। अलग अलग समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग है, परंतु जो आंसर क्या देना है हमें, जो न्यूनेट अवस्था है वह मानी जाती है 0 से 4 सप्ताह तक। 0 से 2 सप्ताह भी मानी गई है, 0 से 4 सप्ताह भी मानी गई है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखो यह ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक हैं, कहीं कहीं पर आपको क्या करना है कि थोड़ा ऑप्शंस के हिसाब से भी क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग समाजशास्त्री, अलग अलग उनकी धारणाएं हैं, ठीक है, अलग अलग उनका डाटा है। तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से देखकर चलना है ना, कि पूछा क्या गया है। चलिए लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 25। शारदा एक्ट संबंधित है किससे? क्या दहेज प्रथा से या बाल विवाह से या विधवा पुनर्विवाह से या देवदासी प्रथा से? तो जो शारदा एक्ट है वह है बाल विवाह से संबंधित। किससे? बाल विवाह से संबंधित। जो हरविलास शारदा थे उन्होंने यह एक्ट लाए थे। क्या बाल विवाह से? देखो इस अधिनियम में कब का अधिनियम है? 1829 का है। जो एक्ट है यह एक्ट है 1929 का, 1929 का, ठीक है। कब का ही है? 1929 का। देखो इसमें क्या था कि जो लड़कियां थी उनकी तो जो विवाह की आयु थी वह 14 वर्ष, और जो लड़के थे बॉय उनकी थी 18 वर्ष। लेकिन इसमें बाद में संशोधन करके क्या, जो लड़कियां उनकी तो आयु कर दी गई 18 वर्ष, है ना, और लड़कों की आयु क्या कर दी गई? 21 वर्ष, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है, कितने आपके, एक तो वो 2022 की भी और 2023 की भी, तो आपको क्या बताना है? विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम बतानी है और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। अगर 20+ हैं तो आपकी तैयारी यानी कि अच्छी है, ठीक है। अगर 20 से नीचे हैं तो बहुत सोचने वाली बात है। सोचने के जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उनको सभी को एक बार अच्छे से करिए, ठीक है, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कितना भी आप पढ़ लो, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगी, ठीक है, तो तब तक आपका, क्योंकि देखो आज का जो कंपटीशन वाली दुनिया है इसमें टेस्ट सीरीज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप क्या करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए और जितना भी क्लासेस चल रही है उनको अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना, कि हम पढ़े कितना भी कि आगे दौड़ पीछे छोड़, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ते जा रहे पीछे का कुछ रिवीजन नहीं है। संडे की छुट्टी सभी क्लासेस की इसलिए है कि आप क्या करिए, सभी का जितना भी एक हफ्ते में जितनी भी क्लासेस हुई हैं प्लस अपने नोट्स और जितनी भी आपकी गलतियां हुई हैं उन सभी पर वर्क करना है आपको संडे में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जितनी भी ये PDFs हैं वह आपको बैच में, ग्रुप में वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।